माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उस पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि इससे पहले के जितने भी व्याख्यान हैं हमारे वीडियो उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, क्रेब्स साइकिल के बारे में, और अब ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन जो है वो किस फॉर्म में, कहाँ कहाँ, कौन से इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं जिसके थ्रू और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, और एटीपी का सिंथेसिस जो है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट बेस पे कैसे होता है, इन सब पर चर्चा करने के लिए हम चलते हैं इस चैप्टर में। रेस्पिरेशन, हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि ग्लूकोज का मोलिक्यूल जिसमें ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है एक मोल ग्लूकोज में वो 686 किलो कैलोरी एनर्जी है, और यह जो है इट कैन बी इवन हायर देन इन द सेल। तो एक लार्ज अमाउंट जो है एनर्जी का वो रिलीज होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, और रेस्पिरेशन का अल्टीमेट जो इसका गोल है, उसका काम है, वो है एटीपी का प्रोडक्शन। द गोल ऑफ रेस्पिरेशन इज टू प्रोड्यूस एटीपी। और ये एनर्जी जो रिलीज हो रही है ये हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं, हमने पहले भी पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ग्लूकोज का हो रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो कैरियर होते हैं जैसे एनएडी, उनके द्वारा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं, उसी की चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। और यही इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इसी चेन पर एटीपी के रूप में। अब हम बात कर रहे हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, जिसमें हमने देखा कि वहां भी एटीपी बनते हैं, लेकिन उस एटीपी के जो मोड है वो किस आधार पे हो रहा है। एटीपी जो बन रहा है वो एडीपी से बन रहा है। एलन उसमें आर्नन के द्वारा ये बताया गया कि एडीपी पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है मॉलिक्यूल यदि अटैच हो जाता है देन वो एटीपी में कन्वर्ट होता है। तो फॉस्फोराइलेशन जो है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, जिसमें एक ट्रांसफरिंग ए फॉस्फेट डायरेक्टली टू एडीपी फ्रॉम अनदर मॉलिक्यूल। और दूसरा जो है सबस्ट्रेट लेवल, हमने पहले भी चर्चा की है, उसमें जब फोटोसिंथेसिस की चर्चा की थी उसमें भी हमने देखा था कि नॉन साइक्लिक और साइक्लिक जो है फॉस्फोराइलेशन होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, उसमें एटीपी का जो प्रोडक्शन होता था वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है यह रेस्पिरेशन के दौरान बनने वाले एटीपी मॉलिक्यूल्स का। तो यहां पर एंजाइम जो काम आता है वो एटीपी सिंथेज, या जिसे हम एटीपी सिंथेटेज के नाम से भी जानते हैं। और ये प्रोटॉन के ग्रेडियंट के बेसिस पे ये एनर्जी जो है वो के रूप में एटीपी प्रोड्यूस होता है। यहां हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि एक एडीपी जो है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसमें दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच है, और यहाँ एंजाइम है, और वो एंजाइम जो एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ अटैच करता है, देन ये इसको एक एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कई जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है वो उपस्थित होते हैं, और यह माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहते हैं, धंसे हुए रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो मिलते हैं इसमें जो ट्रांसफर होते हैं वो NADH और FADH2, ये NADH2 ग्लाइकोलाइसिस में भी बनते हैं और क्रेब्स साइकिल में भी बनते हैं, और FADH2 क्रेब्स साइकिल में बनते हैं, और ये उसके कॉम्प्लेक्सेस को ट्रांसफर होते हैं। किसके कॉम्प्लेक्सेस? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्स। आगे हम पढ़ेंगे इसमें कॉम्प्लेक्स जो है वो कितने प्रकार के हैं। हर एक कॉम्प्लेक्स जो होता है वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो अगले कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं ये कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो होती है वो इसमें लॉस्ट हो जाती है। तो धीरे धीरे करते करते इनका जो एनर्जी ग्रेडियंट जो है वो लो हो जाता है।
ठीक है। तो यहां पर इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते जाते हैं एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में, देन उसके साथ साथ ये प्रोटॉन भी अक्रॉस द मेम्ब्रेन ये एक ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं। अंदर इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ये पूरी ईटीसी है, तो अंदर मैट्रिक्स से उसमें दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वहां पर प्रोटॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस प्रकार एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट जो है वो एस्टैब्लिश हो जाता है। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि यहां पे, हाँ यदि हम देखें ध्यान से तो बॉल पेन से देखते हैं। यहां पे यदि हम देखें तो ये तो इसकी मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन है, यहां लिखा हुआ है। यदि हम देखेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन पर चार कॉम्प्लेक्सेस दिखाई दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड और यहां पर कॉम्प्लेक्स फोर। अब ये चारों जो है, चारों कॉम्प्लेक्स जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर लगे हुए कंटिन्यूटी इसमें। अब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स यहां हम देख रहे हैं, आप ध्यान से यदि देखेंगे तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स पर NADH का मॉलिक्यूल जो है वो आता है और ये अपने प्रोटॉन जो है इसके थ्रू, ये यहां पर यदि हम देख रहे हैं तो ये प्रोटॉन जो बीच का स्पेस है, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस यहां पे देख रहे हैं, ये दो मेम्ब्रेन का बीच का, ये इनर मेम्ब्रेन देन इसके बाहर आउटर मेम्ब्रेन, तो इस स्पेस पे है, यहां ये प्रोटॉन जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो इसका पाथवे ये है इलेक्ट्रॉन का, ये जो ब्लैक जो एरो दिखाई दे रहा है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इसी प्रकार अगला जो कॉम्प्लेक्स है वो जिसमें सक्सिनेट, यहां पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो प्रेजेंट होता है और इस सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में कन्वर्ट करता है। तो हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल पे एक मेम्ब्रेन होता है, बाकी सारे मैट्रिक्स पे होते हैं। तो यहां पर ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड है, यहां प्रोटॉन जो है वो पंप के द्वारा ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं इसमें, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो अगले कैरियर को ट्रांसफर करते हैं, जो हम देखते हैं इसके बाद में। दूसरा जो प्रोटॉन को पंप करने का काम करता है वो कॉम्प्लेक्स थर्ड करता है। तो कॉम्प्लेक्स थर्ड भी प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं और फोर्थ भी प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ये प्रोटॉन सारे मिलकर के इस एटीपेज एंजाइम जो होता है या एटीपी सिंथेज एंजाइम जो होता है इसके थ्रू एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। और यहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं और ऑक्सीजन जो है यहां पर रिड्यूस हो जाती है। तो अब इस बीच में दो ऐसे मोबाइल जो है वो प्रोटीन होते हैं, यूबिक्विनोन देन एक है साइटोक्रोम सी। ये दोनों मोबाइल जो है वो प्रोटीन जो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो एक तो हम इसमें समझ गए कि कॉम्प्लेक्स चार होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। इसमें फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ जो होते हैं प्रोटॉन पंपिंग का काम करते हैं और बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग सबस्ट्रेट से एनर्जी मॉलिक्यूल से लेकर के ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे, ये कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रक्चर है। यहां यदि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम देखते हैं, ऊपर इस डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, यहां पे ये दिखाई दे रही है आउटर मेम्ब्रेन, देन उसकी इनर मेम्ब्रेन, और ये बीच का येलो कलर का स्पेस जो है वो बीच का स्पेस है, और इनर मेम्ब्रेन पर यह चेन जो है वो लगी हुई है। अब इसको एनलार्ज करके यदि हम देखते हैं तो यहां हम देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स चार है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स जो है वो एटीपेज एंजाइम के रूप में है। फर्स्ट जो है जिसे NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहते हैं, ये पूरी प्रोसेस जो है आगे हम एनिमेटेड वीडियो में भी देखेंगे। पहला कॉम्प्लेक्स कहलाता है NADH डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि यहां पर NADH जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो यहां पर ट्रांसपोर्ट करेगा और ये NAD में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें चेन में चले जाएंगे। ये जो डैशेड लाइन जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की बताई हुई है, और प्रोटॉन जो है वो यहां से ये इंटर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है उनके बीच में चले जाते हैं। ये जो तो ये चार प्रोटॉन जो है वो इस NADH मॉलिक्यूल डिहाइड्रोजनेज के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो गए। ध्यान रखना है कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर ये जो है ETC उपलब्ध है। दूसरा कॉम्प्लेक्स जो है वो है फ्यूमेरेट रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। यहां पर
सक्सिनेट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा ये फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें इलेक्ट्रॉन इसी में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और जो आगे मोबाइल करियर जो है यूबिक्विनोन को देते हैं जो यूबिक्विनोल में कन्वर्ट होता है और देन ये मोबाइल प्रोटीन होता है जो मेम्ब्रेन के दोनों ओर ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तीसरा कॉम्प्लेक्स जो है वो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स होता है और यह रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स होता है, रिडक्शन होता है यहाँ पे। यहाँ प्रोटॉन पंपिंग का भी काम होता है कि प्रोटॉन भी पंप हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। और चौथा जो है वो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होता है जहां से प्रोटॉन भी पंप कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं और यहाँ आते आते वो जो लेवल है इलेक्ट्रॉन का वो डाउन हो जाता है और यहीं पे प्रोटॉन और ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस होकर के इसको वाटर में कन्वर्ट कर देती है। तो ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन में वो इस कॉम्प्लेक्स 4 पे आकर के रिड्यूस होती है क्योंकि अब तक जो है वो पूरा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ही देखा हमने। तो ETC में कॉम्प्लेक्स 4 पर ऑक्सीजन आकर के जो रेस्पिरेशन में हम काम में लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे इंटरमीडिएट है और साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो प्रोटॉन निकलते हैं, पहला कॉम्प्लेक्स जिसमें हमने मान लिया लगभग 4 प्रोटॉन, थर्ड कॉम्प्लेक्स में 2 प्रोटॉन और फोर्थ में 2 प्रोटॉन, तो लगभग ये मानते हैं कि ये 8 प्रोटॉन हो गई संख्या। यदि हम देखें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। और यदि हम ये देखें कि जनरली ये माना गया है कि जो 3 प्रोटॉन जो होते हैं और ये जो है एटीपी, एक एटीपी को जनरेट करने में इसका रेशो रहता है इज इक्वल टू 1, यानी कि 3 जो प्रोटॉन जो है वो एक एटीपी को जनरेट करने के बराबर होते हैं यदि ये 3 प्रोटॉन मूव करते हैं तो। अब इसको आगे देखें, केवल मूव करने से एटीपी नहीं बनते हैं, आगे एक कॉम्प्लेक्स है, ये लगभग माना गया है। तो अब NADH जो क्रेब्स साइकिल में बनते हैं वो इक्वल टू 3 एटीपी होते हैं क्योंकि यहां से जब NADH ये जा रहा है तो टोटल जो है 9, लगभग 9 प्रोटॉन हो गए, है ना। 9 प्रोटॉन का मतलब यहाँ 3 प्रोटॉन बोले एक एटीपी मान रहे तो 9 प्रोटॉन यानी कि 3 एटीपी हो गए। जब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इन्वॉल्व होता है तब 3 प्रोटॉन एटीपी बनेंगे और तब बनेंगे जब वो NADH होगा। तो अभी हम देख रहे हैं। और यदि हम FADH की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर FADH2 जो है वो आकर के अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब 4 माइनस हो गए। तो अब जो बच गए इसमें 2 और 2 4, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें 2 ही एटीपी लगभग मानते हैं, है ना, इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। और एक चीज और है कि जो ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH बनते हैं वो अपने प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है इससे बाहर की तरफ, वो बाहर के जो NADH होते हैं वो उस NADH के जो प्रोटॉन होते हैं वो नहीं आ पाते हैं इसमें, केवल इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसपोर्ट होते हैं जो इसमें यूबिक्विनोन में आते हैं। तो इसके जो प्रोटॉन जो है वो लेस हो जाते हैं। तो ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH बनते हैं वो इक्वल टू 2 एटीपी होते हैं और जो अंदर क्रेब्स साइकिल में जो NADH बनते हैं ये मैट्रिक्स में है, इसमें कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इन्वॉल्व रहता है इसलिए मतलब 3 एटीपी के बराबर होता है। तो ये जो है एक कॉम्प्लेक्स है और जिसमें एटीपी का प्रोडक्शन। अब यहाँ लास्ट में जो एटीपेज एंजाइम है हम इसका अलग से भी चर्चा करेंगे एक टॉपिक पे कि ये एटीपेज एंजाइम जो है इसके 2 मेन पार्ट है। एक जो मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है इसे कहते हैं F0, इसको कहते हैं F0, और जो बाहर की तरफ है ये है इसका F1। और यदि हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो वहां भी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में CF0 CF1 कॉम्प्लेक्स होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे हम ऑक्सीसोम कहते हैं ये वही है, एटीपी सिंथेज कह लो, एटीपी सिंथेटिस कह लो, ठीक है। ये एंजाइम जो है जिसमें इस एंजाइम का जो धंसा हुआ पार्ट है जिसे हम F0 कह रहे हैं ये रोटेशन में, अभी एनिमेटेड वीडियो में पता चल जाएगा। और बाकी यूनिट जो है वो अलग अलग प्रोटीन की सब यूनिट से मिलकर बनी होती है और ये प्रोटॉन जो है जब ये मूव करता है तो यहाँ पर एटीपी एडीपी के साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच होता है और एटीपी का निर्माण होता है। तो ये जो पूरा ईटीसी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन है। अब हम एक वीडियो की सहायता से देखेंगे कि कैसे जो है वो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और एटीपी बनते हैं। ध्यान से देखिएगा एनिमेटेड वीडियो। The electron transport chain is a series of protein complexes embedded in the mitochondrial membrane.
Electrons captured from donor molecules are transferred through these complexes. Coupled with this transfer is the pumping of hydrogen ions. This pumping generates the gradient used by the ATP synthase complex to synthesize ATP. The following complexes are found in the electron transport chain: NADH dehydrogenase, cytochrome BC1, cytochrome oxidase, and the complex that makes ATP, ATP synthase. In addition to these complexes, two mobile carriers are also involved: ubiquinone and cytochrome C. Other key components in this process are NADH and the electrons from it, hydrogen ions, molecular oxygen, water, and ADP and PI, which combine to form ATP. At the start of the electron transport chain, two electrons are passed from NADH into the NADH dehydrogenase complex. Coupled with this transfer is the pumping of one hydrogen ion for each electron. Next, the two electrons are transferred to ubiquinone. Ubiquinone is called a mobile transfer molecule because it moves the electrons to the cytochrome BC1 complex. Each electron is then passed from the cytochrome BC1 complex to cytochrome C. Cytochrome C accepts each electron one at a time. One hydrogen ion is pumped through the complex as each electron is transferred. The next major step occurs in the cytochrome oxidase complex. This step requires 4 electrons. These 4 electrons interact with a molecular oxygen molecule and 8 hydrogen ions. The 4 electrons, 4 of the hydrogen ions, and the molecular oxygen are used to form 2 water molecules. The other 4 hydrogen ions are pumped across the membrane. This series of hydrogen pumping steps creates a gradient. The potential energy in this gradient is used by ATP synthase to make ATP from ADP and inorganic phosphate. The ATP synthesis steps you see here are discussed in greater detail in the ATP synthase gradients animation. This animation illustrates 2 full cycles of electron donation. In biological systems, however, many electron transport cycles occur simultaneously, helping to ensure that the proton gradient is always maintained. ये पूरा प्रोसेस जिसमें कैसे एक NADH मॉलिक्यूल जो है उस वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुए, आपने देखा एनिमेटेड के द्वारा, वीडियो के द्वारा कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैसे ऑक्सीजन। तो ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो बताया गया, यही कॉम्प्लेक्स NADH का है। तो यहाँ से यूबिक्विनोन, ये यूबिक्विनोन, फिर यहाँ पर सेकंड कॉम्प्लेक्स, देन ये साइटोक्रोम C, और साइटोक्रोम C जो है कॉम्प्लेक्स 4 में लेके जाता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी निकलते हैं। तो ये प्रोटॉन जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाके इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, और एक ग्रेडियंट जो है क्रिएट करते हैं बाहर की तरफ, हाई कॉन्सेंट्रेशन या लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई टू लो, फिर एटीपेज के थ्रू ट्रांसफर करके एटीपी बनाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है पूरा, ये इसमें ये हमने देखा कि कैसे एटीपी का प्रोडक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब यहाँ पे जो एनर्जी हम दी टोटल देखें रेस्पिरेशन में, तो थ्योरेटिकली कि बैक्टीरिया में एक ग्लूकोज में 38 एटीपी बनते हैं, लेकिन यदि यूकैरियोट्स की बात करें तो 36 ही बनते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया कि जो ग्लाइकोलाइसिस में NADH बनते हैं वो अपने प्रोटॉन जो है वो इसमें ट्रांसफर, इनर जो मेम्ब्रेन स्पेस होता है उसमें ट्रांसफर नहीं कर पाते, इसलिए वहां पे 2 जो है वो कम हो जाते हैं एटीपी। इस वजह से वो अपने प्रोटॉन 2 कम हो जाते हैं। तो टोटल रेशो के हिसाब से यदि देखें तो फिर 2 ही एटीपी के बराबर होता है, तो 2 एटीपी यहाँ कम हो जाते हैं। तो एक्चुअल एनर्जी जो है यदि हम यूकैरियोट्स में देखें तो पर ग्लूकोज 30 एटीपी बनते हैं, और यहाँ पे हम ये ग्रेडियंट के द्वारा ही एटीपी का प्रोडक्शन होता है। देन ओवरऑल यदि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्लूकोज से पायरुवेट यानी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है, इसमें 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं, लेकिन यहाँ पे नेट 2 एटीपी बनते हैं, और NADH 2 बनते हैं तो एटीपी 6 हो गए। यहाँ पायरुवेट में NADH बनते हैं तो 6 एटीपी। इस प्रकार की ये 38 जो बता रखे हैं
ये यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स की बात की है, और 36 हमने यूकैरियोट्स की बात करी है। तो ये जो है जो एटीपी बने हैं यहाँ पर, ये पहले के 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, और बाकी जो है केमियोस्मोटिक थियरी जो मिचेल ने दी थी, इसका नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो है जिसमें अब नेक्स्ट हम रेगुलेशन देख लेते हैं। रेस्पिरेशन ऑफ एरोबिक रेगुलेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज बाय फीडबैक इनहिबिशन। तो यहाँ पे जो स्टेप्स है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस जो है वो अपने उसमें कुछ एंजाइम्स जो उसमें चेंजेस करके एलोस्टेरिकली इनहिबिटेड करता है बाय द एटीपी या सिट्रेट के द्वारा। और ऐसे ही हाई लेवल ऑफ एनएडीएच जो होता है, यदि वो बचा तो वो खुद वो किसको इनहिबिट करता है, इनहिबिट पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम को, जिसकी वजह से भी वो रेगुलेट हो जाता है। साथ ही हाई लेवल ऑफ एटीपी वो इनहिबिट कर देता है सिट्रेट सिंथेसिस को, जिससे क्रेब्स साइकिल जो है वो उसमें स्टॉप हो जाता है। तो इस प्रकार जो है ये जो ईटीसी